हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये 25वां लेक्चर है जो कि क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक से संबंधित है। आज हम क्रिप्स मिशन के बारे में देखेंगे और उस भारत छोड़ो आंदोलन को कवर करेंगे। चूंकि हम यह महेश सौड़ा सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं तो प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को कवर करेंगे। जहाँ आवश्यक पड़ेगा कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, जिससे हमारे प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। चूंकि एनसीईआरटी के प्रश्न हैं तो एनसीईआरटी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को कवर करेंगे, जहाँ पे आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? किसकी बात हो रही है? क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन की घोषणा मार्च 1942 में की गई थी। कब? मार्च में 1942 में। मार्च इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1942 की कई घटनाएं हुई हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में ही शुरू हुआ। तो कई बार इसे कूट दे देता है कि क्रिप्स मिशन दे दिए, भारत छोड़ो आंदोलन दे दिया, कोई अन्य घटना दे दिए और यहाँ पे सन दे देगा। तो लगभग सन तो समान होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मार्च में आया, अगस्त में, तो मार्च इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन से अगस्त में शुरू हुआ, वहीं क्रिप्स मिशन मार्च में आया। तो ये घटनाएं, क्रिप्स मिशन पहले आया और भारत छोड़ो आंदोलन बाद में शुरू हुआ। आगे यहाँ पे कुछ नोट है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक? वर्ष 1939 से लेके 45 तक। उसमें जापान बहुत ज़्यादा प्रभावी था। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दबाव बनाया कि ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र करे। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। जब क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया तो जो क्रिप्स मिशन था वो किसके नेतृत्व में भारत आया? स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्रिप्स मिशन के कुछ प्रमुख प्रावधान के बारे में चर्चा है कि जब क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया तो क्या क्या प्रावधान किए गए। उसमें बात की गई, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये डोमिनियन राज्य क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि अन्य सारी शक्तियां जनता द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से ही चलेंगी, लेकिन जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, जैसे वर्तमान में राष्ट्र प्रमुख हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो जो राष्ट्र प्रमुख होगा वो ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये होता है डोमिनियन राज्य का दर्जा, कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त होगा, बाकी सारे कार्य राज्य की जो भी प्रतिनिधि होंगे उनके द्वारा होगा। तो राष्ट्र का जो प्रमुख हो वो ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त हो, इसका अर्थ होता है डोमिनियन राज्य का दर्जा लेना। आगे, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित, यहाँ पे निर्वाचन की बात हो रही, निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जब ब्रिटिश भारत में थे तो भारत में दो तरीके से प्रांत थे। एक प्रांतों में विभाजित था जिसपे ब्रिटिश का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, जैसे 11 प्रांत थे, और एक था कि देसी रजवाड़ों में विभक्त था। देसी रजवाड़ों पर ब्रिटिश लोग अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखते थे, जबकि प्रांतों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। तो देसी रजवाड़ों से कहा कि वहाँ के प्रतिनिधि भी और प्रांतों के सब मिलकर एक संविधान सभा का गठन करेंगे। यह प्रावधान क्रिप्स मिशन में किया गया था और उसका निर्वाचन के द्वारा होगा। ये निर्वाचित होंगे, ना कि मनोनीत। आगे है,
ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। अब यहाँ पे थोड़ा बांटो और राज करो की नीति का कॉन्सेप्ट क्लियर होते दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के जो अलग अलग, जैसे हम देखते हैं कि जब आज़ाद भारत हुआ उस समय 562 रियासतें थीं। तो ये जो 562 या 65 रियासतें थीं, उनमें से उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से संविधान निर्मात्री सभा में शामिल हो सकते हैं, उनकी मर्जी हो तो नहीं भी हो सकते हैं, या हो सकता है वो स्वतंत्र रूप से कोई अपना बात ना बनाना चाहे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे बांट रहे हैं पूरे भारत को अलग अलग। एक तो शामिल ना होना चाहे तो कोई बात नहीं, और एक शामिल हो गए, एक हो गया जो शामिल होना ना चाहे दूसरा। एक है कि वो अपना संविधान खुद ही निर्मित करना चाहे। जो एक, मान लीजिए एक रजवाड़ा है, वो चाह रहे हैं कि हम एक संविधान निर्मित करें तो अलग से बना सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। यहाँ पे एक कार्यकारी परिषद की बात कर दी गई। उन्होंने कहा मुख्य तो वायसराय होगा, नई कार्यकारिणी बनेगी, लेकिन जो विदेश मंत्रालय होगा वह और रक्षा मंत्रालय दोनों ब्रिटिश के ही प्रतिनिधि उसमें होंगे, बाकी अन्य भारतीय शामिल होंगे, लेकिन जो विदेश मंत्रालय होगा और रक्षा मंत्रालय वो ब्रिटिश के अंतर्गत होगा। आगे है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव वर्धा में पारित किया गया। वर्धा महाराष्ट्र में है। भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942 को यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हम भारत एक क्विक इंडिया मूवमेंट शुरू करेंगे। इसका प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में पारित हुआ 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, जिसे वर्धा डिक्लेरेशन भी कहते हैं। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? वैसे तो सब गिरफ्तार कर लिए गए थे एक 0 आवर चलाकर अंग्रेजों द्वारा, लेकिन शुरू तो किसी ने किया होगा ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू और डाई अर्थात करो या मरो का नारा दिया। तो कभी भी प्रश्न आए कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, लिखा किसी और के द्वारा गया होगा, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। करो या मरो का अर्थ यह हुआ कि या तो हम प्रयास करते हुए आज़ादी ले लेंगे, या तो प्रयास में अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, लेकिन हम दोनों में से एक करके ही रहेंगे। आगे यहाँ पे एक नोट है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन के लिए वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव आया। पहली बार रखा कब गया था? वर्धा में रखा गया था, और वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ 7 अगस्त को, और कहा गया कि 8 अगस्त से स्वतंत्रता संघर्ष शुरू कर दिया जाएगा। यह प्रस्ताव कहाँ हुआ था? ग्वालियर टैंक में। ग्वालियर टैंक कहाँ है? मुंबई में। यहाँ पे है
नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त को जब पारित हुआ तो 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और 9 अगस्त की रात में ही सभी जो मुख्य नेता थे उनको 0 आवर के तहत अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। प्रस्ताव पारित हो रहे हैं। यहाँ प्रस्ताव लाया गया 14 जुलाई 1942 को। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की कमेटी बैठी। इसके बाद 8 अगस्त को कुछ संशोधनों के द्वारा प्रस्ताव पारित हो गया और 8 अगस्त को प्रावधान किया गया कि 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। आगे है, इसी क्रिप्स मिशन को जो हम देखे कि मार्च 1942 में आया था, महात्मा गांधी ने इसे कहा कि यह उत्तर तिथीय चेक है, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है कि ये अब आया है कि इसमें प्रावधान तो हैं लेकिन ये एक्सपायर हो चुकी है इसकी डेट, अभी किसी काम का नहीं, इस पर सिर्फ अंक अंकित है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब डोमिनियन मांगा गया था वो बात कुछ और थी, तब इसको आना चाहिए था। आज आया है, आज इसका कोई मायने नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक नोट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। हमने अभी भी देखा, गढ़ा तो यूसुफ मेहर अली ने था, लिखा था कि करो या मरो जैसी सिचुएशन होनी चाहिए कि या तो हम प्रयास करें, या तो प्रयास में अपनी जान दे दें, या तो हम प्रयास में आज़ादी ही ले लें, लेकिन हम प्रयास करना ना छोड़ें। ये गढ़ा यूसुफ मेहर अली ने था, लेकिन प्रयोग नारे के रूप में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया। आगे है, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे। ये बहुत महत्व, क्योंकि ये लगातार 6 वर्षों तक, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो लगातार 6 वर्षों तक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लगातार 6 वर्ष, जैसे 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 45 तक चला, तो इस बीच देश भी प्रॉब्लम में था और कोई भी अधिवेशन भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए ये लगातार 6 वर्ष तक अधिवेशन में बने रहे और अध्यक्ष पद पर बने रहे। कई बार प्रश्न भी यही आता है कि लगातार 6 वर्ष तक किसने अध्यक्षता ग्रहण की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे है, चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही हो गया और ये 1939 से लेके 45 तक थे, तो ये 42 उसी में कंक्लूड हो जाता है। यहाँ पे है आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जो कि 1939 ईस्वी से लेके 45 ईस्वी तक चला, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, तो 42 तो इसी बीच में आ गया ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो उस समय विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल के बारे में एक कथन है कि जब ये भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त होता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, ब्रिटेन में नई सरकार आती है, तो विंस्टन चर्चिल हार जाते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि आखिर हमने देश को आज़ाद कराया, देश को जिताया द्वितीय विश्व युद्ध में, आपने हमें हरा क्यों दिया? तो वहाँ की जनता ने जवाब दिया, यू आर फिट फॉर वॉर, नॉट फिट फॉर पीस। अर्थात आप युद्ध के लिए फिट हैं, शांति के लिए नहीं। तो ये कथन विंस्टन चर्चिल के लिए है। उनको ये लगा कि हमने देश को जिताया है तो हम आगे भी प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जनता ने कहा कि आप शासन प्रशासन में तो
युद्ध के समय अच्छा कार्य कर सकते हैं लेकिन शांति में आप नहीं फिट होते, ये कथन है वहाँ की जनता के लिए। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? जिस प्रकार हमने देखा था सबने हो गया आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ थे, उसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन था? अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को पूरी तरीके से कवर किया था। जैसे पत्रकार होते हैं ना, जब कहीं आंदोलन होता कुछ तो कवर करते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन को लुई फिशर के द्वारा कवर किया गया था, जो कि महात्मा गांधी जी के साथ थे। आगे है, ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है। जब अचानक से आंदोलन छेड़ दिया गया तो उसी रात 9 अगस्त की रात में ही प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। तो ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन में चला गया था 1942 ईस्वी में भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? जब जीरो आवर के तहत महात्मा मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो उसमें महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में। तो याद रखिएगा, आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी जी को रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? कुछ लोग थे जो गिरफ्तार हो गए तो कुछ लोग भूमिगत हो गए। भूमिगत का अर्थ यह हुआ कि लोगों की नजरों में नहीं आते थे, वो कोई भी कार्य छुप के करते थे। जैसे होता ना गुम होके कार्य को करना, उसे ही भूमिगत कहा गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत होकर किन्होंने कार्य किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ये ऑप्शन में दिया होगा तो ये महत्वपूर्ण है। भूमिगत होकर, जेल से फरार होकर। भूमिगत होकर तो कई लोगों ने कार्य किया था, लेकिन कौन वो थे जिन्होंने जेल से फरार हो गए थे? वो जयप्रकाश नारायण थे, जिनको उस समय बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर कहाँ है? बिहार में। आगे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? जिस प्रकार महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया, उसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, जो कि बिहार में है, रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली बिहार के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक नोट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। रेडियो के माध्यम से जनता को आगाह करने या उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जा रहा था। ये दो स्त्रियां भी बहुत महत्वपूर्ण है, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना चित्तू पांडे के नेतृत्व में की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बलिया में ये 1942 ईस्वी में समानांतर सरकार बनी। कुछ समय के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री ही बन गए चित्तू पांडे। आगे है, इसी तरीके से कई जगहों पर, जैसे सतारा में भी समानांतर सरकार बनी, जो कि सबसे लंबे समय तक चली। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे है, बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जातीय सरकार की स्थापना बंगाल के मिदनापुर जिले में 1942 में ही की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगह समानांतर सरकारें, जातीय सरकारें बनी थी, कुछ लंबे समय तक चली थी। तो कई बार ये प्रश्न आता है, सबसे लंबे समय तक कौन सी समानांतर सरकार चली थी? तो सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ की जो समानांतर सरकार थी वो सबसे लंबे समय तक चली थी। उसी में से
बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार बनी थी 1942 ईस्वी में। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अन्य नाम से अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। आगे यहाँ पे एक नोट है, लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा लॉर्ड लिनलिथगो दी थी। उन्होंने कहा कि ये तो एक कोड की तरह कार्य कर रहे हैं, इनके इशारों पे ही सारे कार्य हो रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपसे प्रश्न इससे गलत कभी नहीं होंगे। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, जो कि क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। आप इसको रिवाइज करिएगा, ये कभी नहीं भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।